हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमल शर्मा और मैं आप सभी का निम्बस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी जो टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें इकोनॉमी का 11वां संस्करण लेके में जो है वो मैं आपके सामने आया हूं, जिसमें 10 क्वेश्चंस जो हमारे पास मिसलिनियस रहेंगे उनको जो है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और उनके पॉसिबल आंसर्स के साथ साथ जो ऑप्शन के इर्द गिर्द भी जो चीजें हैं वो भी आपको बताने का जो है वो प्रयास करूंगा। उसमें मैं हर क्वेश्चन के बाद 1 मिनट का पॉज लिया करूंगा या क्वेश्चन को उस समय रीड किया करूंगा ताकि आप लोग जो है वो तब तक आंसर मुझे जो है करते रहे, क्योंकि आपका आंसर करना जो है वो बहुत जरूरी है। मैं ये भी आशा करता हूं कि आपकी तैयारी जो है वो 30 जून को टारगेट करते हुए, जो कि एचपीएस का प्रीलिम्स है उसको टारगेट करते हुए बहुत अच्छी चल रही होगी और निम्बस एकेडमी आपके उस प्रिपरेशन में बहुत कुछ वैल्यू एडिशन जो है कर पा रहा होगा। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो है वो हम जो है अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने नंबरिंग के बारे में नहीं ध्यान देना, आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की तरफ जो है वो ध्यान देना। सवाल मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सवाल इस प्रकार से है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि इनमें से कौन सा जो है वो करंट अकाउंट जो होता है बीओपी का यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का उसका हिस्सा जो है वो नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप सभी लोग जानते होंगे कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ ए नेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, कि किसी भी देश के जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके लिखे जो कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, जो कि जनरली करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और उसमें एक और चीज जो जुड़ी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिजर्व्स जो है वो जुड़े होते हैं। इन पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होता है। करंट अकाउंट भी अगर हम देखें तो दो भागों में डिवाइड होता है, एक होता है विजिबल और एक हमारे पास होता है इनविजिबल। विजिबल में जो आता है वो आता है जो मर्चेंडाइज हमारे पास है या जो गुड्स हैं उसका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हमारे पास आता है। इनविजिबल में तीन चीजें आती है जिसमें सर्विसेज आती है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट पे जो नेट अर्निंग होती है वो आती है, क्रॉस बॉर्डर जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है उस पे जो अर्निंग है वो हमारे पास आती है, और ट्रांसफर पेमेंट जो है वो हमारे पास आती है। कौन सी चीजें आती है? ट्रांसफर पेमेंट जो है वो हमारे पास आती है। तो इतनी चीजें जो है वो करंट अकाउंट में देखने को मिलती है। तो इनमें से जो भी अलग चीज आ गई वो हमारे पास नहीं आते। तो सर्विसेज मैंने लिखा है तो सर्विसेज भी आएगी, मर्चेंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये भी आएगा, ट्रांसफर पेमेंट ये भी आएगा, लेकिन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक नहीं आता है, क्योंकि लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक जो आता है वो कैपिटल अकाउंट में आता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में आपके पास लोन आ जाता है, बैंकिंग कैपिटल आ जाती है, ये सारी चीजें जो देखने को मिलती है तो कैपिटल अकाउंट में देखने को मिलती है, जिस वजह से हमारे पास इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो है वो कंपोनेंट इसका नहीं है, तो आंसर वुड बी ए हमारे पास जो है वो रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा है। लो जी, सवाल आपके पास है मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा हुआ है कि कौन से जो है वो क्वांटिटेटिव मेजर जो है वो हमारे पास आरबीआई जो है वो इस्तेमाल करता है क्रेडिट कंट्रोल के लिए। अगर क्वांटिटेटिव मेथड में आपके पास लिख दूं तो रेपो हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड होता है, बैंक रेट हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड होता है, एमएसएफ एक क्वांटिटेटिव मेथड होता है, सीआरआर और एसएलआर हमारे पास जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी जो है वो हमारे पास एक मेथड होता है क्वांटिटेटिव का। तो इतने मेथड जनरली देखने को मिलता है, जिसका मतलब हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है, बैंक रेट भी है, तो 1 एंड 3 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। रेशनिंग जो हमारे पास आता है वो क्वालिटेटिव मेथड में हमें देखने को मिलता है, क्वालिटेटिव मेथड में देखने को मिलता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है वो आरबीआई के द्वारा लिया जाता है ताकि बैंक को किसी भी फाइनेंशियल रिस्क से बचाया जा सके। ठीक है, बैंक को फाइनेंशियल रिस्क से बचाने के लिए जो है वो आरबीआई के द्वारा ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है वो लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे अब आपको जो है वो दिखाई दे रहा है कि इनमें से कौन सी पार्ट जो है वो ट्रू है अकॉर्डिंग टू द एनबीएफसीज, जिसे हम क्या बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी बोलते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उससे रिलेटेड है? एनबीएफसीज जो अगर हम देखें तो ये कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा जो है रजिस्टर होती है, या 2013 में भी इसको अमेंड किया गया, उसके तहत हमारे पास देखने को मिलती है। जो कि नॉन बैंकिंग का मतलब है कि बैंक की तरह कामकाज तो होता है इन कंपनीज का, फाइनेंशियल कंपनीज का, पर ये बैंक नहीं हमारे पास होती। जैसे हायर एंड परचेज का इनका काम होता है, लीज का काम होता है, इंश्योरेंस का काम होता है, ये सब हाउसिंग फाइनेंस ये काम इनके होते हैं। तो एनबीएफसीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, कि जिस प्रकार का बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है हमारे पास एनबीएफसीज नहीं कर सकती। कि जैसे
हम बैंक्स में हमारा लेन देन होता है, डिपॉजिट अकाउंट होता है, कभी भी उससे डिमांड ड्राफ्ट हम लोग जो है पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी जमा करवा सकते हैं। ये चीजें एनबीएफसी में नहीं देखने को मिलती है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का जो पार्ट होता है वो बैंक्स होता है, एनबीएफसी हमारे पास नहीं होता। तो एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का जो पार्ट होता है वो बैंक हमारे पास जो होता है। क्लियर है नहीं क्लियर? NBFCs are not under the purview of the deposit insurance facility of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation। ये बैंक्स में होता है कि आपका जो डिपॉजिट होता है उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस होती है, वो क्रेडिट आपको गारंटी उसकी मिलती है, तो ये बैंक्स में होता है, एनबीएफसीज में नहीं होता है। यानी तीनों ही स्टेटमेंट इसकी जो है वो करेक्ट है। यानी ये सभी, यानी पेमेंट सेटलमेंट भी एनबीएफसी का हिस्सा नहीं है, ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है या जो हमारे पास क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है ये भी बैंक्स में मिलता है, एनबीएफसीज में नहीं मिलता है। पेमेंट और सेटलमेंट का हिस्सा बैंक्स में होता है, एनबीएफसी में नहीं होता है, और डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट जो है एनबीएफसी नहीं करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है विच इज रिलेटेड टू द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है कि सवाल ये बोल रहा है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज आर इंक्लूडेड इन द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इनमें से कौन सा इंडिकेटर जो है वो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में इंक्लूडेड होता है। अगर मैं आपको बताऊं, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो जेंडर एम्पावरमेंट मेजर के साथ जो है वो यूएनडीपी ने जो है वो 1995 से 1995 से जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस्तेमाल करना जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें ये जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बताता है कि जो एचडीआई के कंपोनेंट होता है उनकी जेंडर बेसिस पे जो है वो बात बताता है, यानी जेंडर बेसिस पे क्लासिफिकेशन करता है। जैसे मान लो एजुकेशन हो गया, तो एजुकेशन में जेंडर बेसिस पे कितना गैप है। ठीक है, हेल्थ में अगर आप देख सकते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे पास आ जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेसिस पर कितना गैप देखने को मिलता है, या इनकम के मेथड पे यानी एक्सेस टू रिसोर्सेज के बेसिस पे कितना जो है वो गैप देखने को मिलता है। तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन में हमारे पास आ जाता है, यानी थर्ड ऑप्शन भी जरूर होगा। हेल्थ यानी मीन ईयर ऑफ मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, यानी इनकम वाला पार्ट भी हमारे पास जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या हम इनकम इनइक्वालिटी भी देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो इनकम इनइक्वालिटी डायरेक्टली पार्ट इसका नहीं होता कि इनकम इनइक्वालिटी जो है वो इसके तहत हमारे पास मेजर नहीं होती है। मेजर जो हमारे पास होता है कि कितना इनकम पर कैपिटा जो है वो दोनों कमा रहे हैं। हेल्थ की कोई बात इसमें नहीं हुई है, तो हम ये वाला ऑप्शन छोड़ देंगे, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 और 3 हमारे पास जो है वो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो एजुकेशन यानी इसमें आता है हमारे पास जैसे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग आता है। हायर एजुकेशन नहीं आता, क्या आता है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो हमारे पास आता है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है वो इनकम वाले पार्ट में हमें जो है वो देखने को मिल जाता है कि दोनों में कितना पर कैपिटा इनकम में कितना डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हमारे पास जो है वो हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। ठीक है, PQLI भी जिसे हम बोलते हैं, या फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स भी जिसे हम बोलते हैं। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है ये जो एक इंडिकेटर है वो 1970s में जो है वो डेवलप किया गया था। एक बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम क्या है, मॉरिस डी मॉरिस। इसके द्वारा मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा जो है PQLI जो है वो स्टार्ट किया गया था। वो क्यों किया गया था, क्योंकि मॉरिस डी मॉरिस जो है जो जीएनपी का इस्तेमाल हो रहा था, ग्रॉस नेशनल जीएनपी का इस्तेमाल जो हो रहा था वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को जांचने के लिए वो इससे सहमत नहीं थे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को जांचने के लिए जो जीएनपी का इस्तेमाल हो रहा था वो इससे सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक नया इंडिकेटर जिसको बोलते हैं PQLI स्थापित किया, जिसमें उन्होंने 3 इंडिकेटर्स जो है वो रखे थे। एक था हमारे पास जो आता है वो आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दूसरा हमारे पास जो आता है वो आता है बेसिक लिटरेसी, ठीक है, और तीसरा जो आता है वो आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बेसिक लिटरेसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसमें होता था। यानी अगर आप देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होगा, एडल्ट लिटरेसी भी होगा। 1 2 3 आपके पास, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है वो आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, यानी 18th का जो है वो आंसर डी हमारे पास हो जाएगा, जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बेसिक लिटरेसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी तीनों चीजें ही जो है वो PQLI में डाली गई थी। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 20, जो कि FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो FDI जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि जनरली किसी भी कंट्री के प्राइमरी मार्केट में आता है। किस में आता है, प्राइमरी मार्केट में आता है, और जनरली लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्या होता है, जनरली लॉन्ग लास्टिंग होता है। और जो दूसरी तरफ FII होता है उसको हॉट मनी या फ्लाई बाय नाइट मनी भी कहते हैं। तो FDI is an investment from a party in one country into a business or corporation in another country with the intention of establishing a lasting interest। जैसे मैंने आपको बताया FDI क्या, नाम से पता लगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी किसी और देश में होनी है
तो प्राइमरी मार्केट में आती है और लॉन्ग लास्टिंग तौर पर जो है वो रहती है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं एफडीआई। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। एफडीआई इनटू इंडिया इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग सिंस द लास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर्स। देखा जाए तो लगभग इंक्रीज करी थी, लेकिन कोविड 19 के समय में अगर हम देखें, मतलब 2022 में अगर हम देखें, 2022 की बात करें तो 2022 में जो ये इंक्रीज हुई थी लगभग 11% इंक्रीज जो है वो 2021 के मुकाबले देखा गया था। लेकिन 2021 में जो है वो 2020 के मुकाबले जो है वो लगभग 30% जो है वो एफडीआई गिरी भी थी। तो जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं कर रही थी, केवल एक साल में यानी 2021 में जो है वो 2020 के मुकाबले एफडीआई जो है वो डिक्लाइन भी करी थी, जिस वजह से हम दूसरी स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं ले सकते हैं। इस वजह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगर हम 2021 ईयर निकाल दें तो लगातार जो है वो एफडीआई बढ़ रही है, लेकिन 2021 में जो है वो एफडीआई 2020 के मुकाबले जो है वो घटी थी, जिस वजह से स्टेटमेंट बी को हम करेक्ट जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड जो है वो स्कीम आती है। बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, तो आपको गोल्ड बॉन्ड के बारे में जो है वो चीजें पता होनी चाहिए। देखते हैं ये गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड स्कीम हमारे पास क्या है, ये स्कीम हमारे पास बोलती क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू गोल्ड बॉन्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन्वेस्टर हैव टू पे द इशू प्राइस इन कैश एंड द बॉन्ड्स विल बी रिडीम्ड इन गोल्ड ऑन मैच्योरिटी। The bonds are held in the books of the RBI or in demat for eliminating risk of loss, but can be redeemed only after the tenure period, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो इन्वेस्टर हैव टू पे द इशू प्राइस इन कैश एंड द बॉन्ड्स विल बी रिडीम्ड इन गोल्ड और मैच्योरिटी। गोल्ड में नहीं, ये जो रिडीम भी होते हैं ये भी किस फॉर्म में होते हैं, कैश की फॉर्म में होते हैं। गोल्ड बॉन्ड जो अगर हम बोले तो ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है फिजिकल गोल्ड की। इट इज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट टू फिजिकल गोल्ड। ठीक है, इट इज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट टू फिजिकल गोल्ड, जिसमें इन्वेस्टर जो है उनको इशू प्राइस भी कैश में देना होता है एंड द बॉन्ड्स विल बी रिडीम, और जो बॉन्ड जो रिडीम होगा वो गोल्ड में नहीं, वो भी जो है वो मैच्योरिटी पे कैश में रिडीम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कैश में सब चीजें। तो इन्वेस्टर हैव टू पे द इशू प्राइस इन कैश एंड द बॉन्ड्स विल बी रिडीम्ड इन कैश ऑन मैच्योरिटी इज द राइट आंसर, नॉट गोल्ड। ठीक है, The bonds are held in the books of the RBI। ये तो बिल्कुल सही है कि RBI ही जो है वो उन बॉन्ड्स को होल्ड करेगा on behalf of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और in demat form eliminating risk of loss but can be redeemed only after the tenure period। tenure period जो होता है जनरली वो होता है 7 years का, लेकिन उसको जो रिडीम किया जा सकता है वो 5 ईयर के बाद जो है वो किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि उसको जो है वो टेन्योर पीरियड के बाद ही रिडीम किया जा सकता है। टेन्योर पीरियड 7 ईयर का होता है, जबकि 5 ईयर के बाद जो है इनको रिडीम किया जा सकता है। यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, जिस वजह से नीदर 1 नॉर 2 जो हो जाएगा वो आपके पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज रिलेटेड टू द करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो हमारे पास करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से जो है वो जुड़ा हुआ है। कि बहुत बार न्यूज में बनी रहती है चीज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। ये काफी ज्यादा चीज जो है न्यूज में बनी होती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो एक करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो है वो जारी करता है। और किसके बारे में जारी करता है? जिनके साथ यूएसए का जो है वो मेजर तौर पर ट्रेड हो रहा है, जो यूएस के मेजर ट्रेड पार्टनर है उनके लिए जो है वो ये करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट जारी करता है, जिनमें 3 बेसिस जो है वो इस्तेमाल होते हैं। कितने बेसिस? 3 बेसिस इस्तेमाल होते हैं। एक होता है कि ट्रेड सरप्लस होना चाहिए उस नेशन का यूएस के साथ। ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। दूसरी चीज जो इसमें आती है वो आती है लार्ज करंट अकाउंट सरप्लस आता है, लार्ज करंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए। और तीसरा जो आता है वो आता है वन साइडेड इंटरवेंशन, परसिस्टेंट, जिसमें आप लिख सकते हैं परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन तो जो है वो किसी कंट्री के इसमें नहीं है। तो परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए कि है या नहीं है। अगर उसका ट्रेड सरप्लस है, लार्ज करंट अकाउंट सरप्लस है, परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन है, तभी जाके जो है वो मॉनिटरिंग लिस्ट में उसका नाम होता है। तो इट इज अ लिस्ट कंट्रीज दैट आर मॉनिटर्ड फॉर करेंसी मैनिपुलेशन बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नहीं, आईएमएफ नहीं करता, इसमें जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो है वो करता है। A fall in the value of currency by 10 or more percentage points over the last fiscal year is one of the criteria। ये भी नहीं क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिए हैं। 3 ही क्राइटेरिया हमारे पास है, एक जिसमें आता है ट्रेड सरप्लस, दूसरा आता है लार्ज करंट अकाउंट सरप्लस और तीसरा आता है परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन हमारे पास आता है। इसका मतलब जो है वो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हमारे पास जो है, यानी नीदर 1 नॉर 2 हमारे पास हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एक सवाल है, आपको नोट डाउन जरूर कर लेना इसको। ठीक है,
चलिए जी, बात करेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। आज का जो हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे कि इसका आंसर हमारे पास क्या हो सकता है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिसिट का मतलब है कि भाई आपका इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो डेफिसिट तभी बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। रिड्यूसिंग इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी, अगर आप इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करेंगे इसका मतलब है इंपोर्ट और बढ़ेगा, तो इंपोर्ट और बढ़ेगा तो डेफिसिट बढ़ेगा, तो ऑप्शन नहीं होगा। डेफिसिट का मतलब ही यह है कि आपका इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, आपने इंपोर्ट ड्यूटी को और कम कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर देगा तो वो आपको जो है इंपोर्ट जो है वो और सस्ते हो जाएंगे, तो इंपोर्ट आप ज्यादा करेंगे इसका मतलब है डेफिसिट में आप पहुंच जाएंगे। रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है टाइट कर देना मॉनेटरी पॉलिसी, जिस वजह से इन्फ्लेशन कम हो सके, जिस वजह से क्या हो सके, इन्फ्लेशन कम हो सके। और जब इन्फ्लेशन कम होती है तो एक्सपोर्ट में जो है वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एज मिलता है, तो एक्सपोर्ट में क्या मिलता है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एज मिलता है, जिसका मतलब यह है कि एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जब भी करेंसी में उछाल आता है यानी आपकी डोमेस्टिक करेंसी उछाल आती है तो क्या होता है, एक्सपोर्ट गिरते हैं और इंपोर्ट बढ़ते हैं। तो इंपोर्ट आप बढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि इंपोर्ट बढ़ेंगे तो डेफिसिट और बढ़ेगा, यानी राइट स्टेटमेंट जो होगी ओनली 2 हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 और 3 हमारे पास दोनों जो है वो रॉन्ग इसमें जो है वो हो जाएगा कि विच आर द फॉलोइंग कैन रिड्यूस द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो केवल और केवल जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जो है वो हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा है, विच इज रिलेटेड टू द एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसडीआर जो है वो एक इस प्रकार का फॉरेक्स रिजर्व है आईएमएफ के पास, जो कि उसने 1969 में एस्टेब्लिश किया था। एसडीआर इज नॉट अ करेंसी, ये कोई करेंसी नहीं है। एसडीआर इज नॉट अ करेंसी बट अ बास्केट ऑफ 5 ग्लोबल करेंसी। इट इज अ बास्केट ऑफ 5 ग्लोबल करेंसीज। उसमें कौन कौन सी आती है, यूएस का डॉलर आता है, यूरो आता है, पाउंड स्टर्लिंग आता है, जापानीज येन आता है और चाइनीज रेमनीबी जो है वो देखने को मिलती है। चलिए अब देखते हैं। इट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंसिंग क्रिएटेड बाय एन आईएमएफ, ये एक ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको आईएमएफ ने क्रिएट किया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगी, यानी 1 तो आपके आंसर में जरूर आएगा। इट्स वैल्यू डिसाइडेड बाय द सेम बास्केट करेंसी दैट इज यूज्ड, डिसाइडिंग होता है लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि इसके लिए जो करेंसीज का इस्तेमाल होता है वो डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, येन और रेमनीबी का होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा कैंसिल हो जाएगा। दो जिसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, मैंने कैंसिल कर दिया। Allocation of SDR is made to member countries in proportion of their quotas in the IMF। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। क्या होता है कि SDR आप कितना बोरो कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आईएमएफ में आपके पास कोटा कितना है। कोटा जो डिपेंड करता है वो किसी भी देश की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। किसी को भी जो कोटा मिलता है, आईएमएफ जो कोटा देता है वो उसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और कोटा ये डिसाइड करता है कि वो कितना एसडीआर बोरो कर सकता है और आईएमएफ में उसकी वोटिंग पावर भी कितनी होगी। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको जो है उसका फायदा मिला होगा, वैल्यू एडिशन भी आपने करी होगी। और इसी के साथ आज की इस सीरीज को, मतलब आज की इन क्वेश्चन बैंक को हम कंप्लीट करते हैं। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे। आपको जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है कृपया करके आप नोट डाउन कर लें और अपने तैयारी को और बेहतर करते रहे। आई होप निम्बस एकेडमी आपकी तैयारी को बेहतर करने में रोल प्ले कर पा रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।